हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं अफ़गानिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं और ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है तालिबान जो है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड अफ़गानिस्तान में कायम करने के बाद पाकिस्तान की मदद से अपने ऑपरेशंस जो है वो जम्मू और कश्मीर में चालू कर सकता है और जो नए टेरर लॉन्च पैड्स हैं वो अफ़गानिस्तान में बन सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक गंभीर समस्या है और ये पूरे क्षेत्र को अफेक्ट करने वाला है। ये बात और है कि तालिबान द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी ज़मीन जो है वो किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करी जाएगी, पर अभी तक जितने भी प्रोमिसेस इन्होंने किए हैं वो सारे तोड़े हैं, तो इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये बहुत ज़रूरी है कि इनको ऐसी पोजीशन में रखा जाए जहाँ पर इनके लिए मजबूरी बन जाए कि ये अपने प्रोमिसेस पर खरे उतरें। तो इंडिया का जो पहला स्ट्रेटेजिक बेस जो कि इंडिया के बाहर है वो तजिकिस्तान पे आता है। इसे फारकोर एयरबेस के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप गूगल मैप्स में इस एयरबेस को देखेंगे तो पिछले साल के ही जो फुटेज है उसमें ये जो एयरबेस है ये बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नज़र नहीं आ रहा है। रनवे की जो लंबाई है वो भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। तो इसमें C-130J सुपर हरकुलिस और कुछ हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आसानी से लैंड ज़रूर कर सकते हैं, पर फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑपरेट नहीं कर सकते, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये बेस पास्ट में यूज़ किया जाता था नॉर्दर्न अलायंस की मदद के लिए। उनके जो फाइटर्स थे उनका इलाज वगैरह होता था यहाँ पर, साथ में उनको सप्लाइज़ वगैरह पहुँचाई जाती थी और यहाँ तक कि उनके जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं उनका भी रिपेयर और ओवरहॉल यहाँ पर इंडिया द्वारा किया जाता था। कि एक और एयरबेस है, ये आयनी एयरबेस है जो कि थोड़ा सा दूर पड़ता है फारकोर एयरबेस से। इसमें 2002 से ही रिनोवेशन का काम चल रहा था। इंडिया द्वारा इसे रिनोवेट करवाया गया और करीबन $70 मिलियन जो हैं वो स्पेंड किए गए। इसके रनवे को एक्सटेंड किया गया 3200 मीटर तक। साथ में यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन और एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स को लगाया गया। तो अभी तक तो ये डिनाई किया जाता है कि यहाँ से इंडिया के जो एयरक्राफ्ट हैं वो ऑपरेट नहीं किए जाते, पर अगर आप इस एयरबेस को देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा बना है और यहाँ से जो फाइटर ऑपरेशंस हैं वो बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। तो अगर आप समय में थोड़ा पीछे जाके 2006 की पिक्चर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इस पर काम चल रहा था और ये बेस बिल्कुल भी ऑपरेट होने लायक नहीं था। अभी की इमेज को देखें तो काफ़ी काम किया गया है। अब ये पूरा ऑपरेशनल एयरबेस है। तो इंडिया के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय होते रहते हैं, सप्लाइज़ को लेकर जाते रहते हैं। पर अब ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर इंडिया को अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको भी डिप्लॉय करना चाहिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए, ताकि जो तालिबान है वो अपने प्रोमिसेस पर खरा उतरे। तो एक सुखोई का स्क्वाड्रन जो कि क्लोज एयर सपोर्ट को प्रोवाइड कराने में सक्षम हो वो एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना सकता है। साथ में नॉर्दर्न अलायंस के सपोर्ट के लिए जो फारकोर एयरबेस है उसको पहले की तरह यूज़ किया जाए। बाकी इंडियन एयरफोर्स द्वारा बॉम्बर्स यूज़ नहीं किए जाते, पर ऐसे ऑपरेशंस के लिए जो डेडिकेटेड बॉम्बर्स हैं वो ज़्यादा सेंस बनाते हैं। तो ऐसी कंट्री के अगेंस्ट में जिसकी एयरफोर्स ना के बराबर है और जो एयर डिफेंस है उसमें लिमिटेशंस हैं, बॉम्बर्स ज़्यादा सेंस बनाते हैं और अमेरिका ने सक्सेसफुली इतने सालों से इन्हें यूज़ किया है। तालिबान के अगेंस्ट में एक ऑफेंसिव स्टांस लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। आप इनकी बात पे ये नहीं मान सकते कि ये अपने लैंड को किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में यूज़ नहीं होने देंगे। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर ये ऐसा करते हैं तो इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन को देखकर एक बॉम्बर की नीड नज़र आ रही है। तो इस पर हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे कि अगर इंडिया को मजबूरन एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तलाश करनी पड़े तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन पड़े हैं। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।